हेलो, गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नीट जेआरएफ दिसंबर 2025 के दृष्टिकोण से पेपर 1 की तैयारी अपनी चल रही है। हमने बीच में हायर एजुकेशन को बंद कर दिया था। हम 6 क्लास हायर एजुकेशन के कर चुके हैं। आज 7 नंबर की क्लास है। पिछला जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम पढ़ेंगे, यानी कि हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को हम पूरा पढ़ रहे थे। हमने अभी तक क्या-क्या कर लिया हायर एजुकेशन सिस्टम में? हमने हायर एजुकेशन सिस्टम में एंशिएंट, मिडाइवल, बुद्धिस्ट काल, ये सारा का सारा पूरा अच्छे से हम समझ चुके हैं। एंशिएंट एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स और अच्छे से समझ चुके हैं, जिसके नोट्स भी मैं आपको दे चुका हूँ। आज हम जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, ठीक है, 1854 वुड स्पेस रिपोर्ट से, वहीं से अब हम आगे करेंगे, पीपीटी फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है? आपके पास करना क्या है? अब आपने आपको जहाँ जिस तरीके से पहले पढ़ाया था, उसी तरीके से पढ़ना है। आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना पढ़ने के तरीके। आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए। आपको शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलना है। क्लियर? पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। नोट्स भी आपको ग्रुप में मैं डाल दूँगा टेलीग्राम। जो पहली बार आदेश पाठशाला प्लेटफ़ॉर्म पर आया, सबसे पहली प्राथमिकता आदेश पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाइए जो पेड कोर्स सपोर्ट नहीं कर सकते, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, उनको राजेश पाठशाला तक पहुंचाइए ताकि वो अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 की तैयारी को आसान बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी। हम लोग लास्ट जहां पढ़ चुके थे वहां से थोड़ा आगे का पढ़ेंगे। ये पूरा प्राचीन हम कवर कर चुके हैं अपना, ठीक है। कोई भी दिक्कत यदि आती है ना आपको पेपर 1 से रिलेटेड और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर मुझे उस सबके विषय में आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। लास्ट हम ये रुड़की कॉलेज, जेडी बेथ्यून स्कूल और ऑकलैंड वगैरह मिनट्स की रिपोर्ट हम देख चुके थे अपने लास्ट हमने जब व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1854 का वुड डिस्पैच रिपोर्ट, याद रख लेना। 1854 का वुड डिस्पैच समझेंगे क्या था आखिरकार ये, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है ना, इसमें आप लगा लीजिए 5 स्टार साहब। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, प्रतिवर्ष पूछे जा रहे हैं। तो 2 नंबर का नुकसान थोड़ी करेंगे यार, है ना? अब वो दुर्भाग्य होगा कि आपकी शिफ्ट में ना आए। तो 1854 का वुड डिस्पैच था क्या? देखो, सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होकर सीधा ब्रिटिश रूल आ चुका था। अब जैसे-जैसे ब्रिटिश सरकार की सत्ता एक्सपेंड हो रही थी, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में तो है, वहां से अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ती थी। ये जो उनके 4 पिलर बन चुके थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पे इंग्लिश गवर्नेंस एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी थी। पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड उनका हो चुका था। अब इसी स्थिति में वहां के प्रशासन को चलाना, शासन करना अपना, तो उन्हें ना अब एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता लगी ताकि ऐसे अंग्रेज पैदा किए जा सके उन संस्थानों में पढ़ाकर जो अंग्रेजी शासन का संचालन अच्छे से कर सके। ये तो गोल था ही इन लोगों का। हम कल रिपोर्ट्स में अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज को। फिर एक वुड डिस्पैच करके जब उस समय के 1854 के सबसे पहले क्या याद रखना ना, इसकी डेट ये याद रख लेना। किस वर्ष आया था ये? 1854। 1854 सर चार्ल्स वुड, इन्हीं के नाम पर इसको किसने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? सर चार्ल्स वुड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे वुड डिस्पैच रिपोर्ट कहा जाता है। साथ ही इसे भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखना। कभी प्रश्न ये पूछा गया कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता, तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता 1854 के वुड डिस्पैच रिपोर्ट को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता। देखो, समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा है नहीं है। अब हमारी यूनिट नंबर 10 में मैक्सिमम चीजें आपको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, लेकिन कुछ आपको थ्योरी वाले पॉइंट्स भी, एक जो इसकी सिफारिशें हैं, इनकी विशेषताएं हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते। क्रोनोलॉजिकल प्रश्न दे दिए जाएंगे, एक पर्टिकुलर उस आयोग से, उस एक्ट से, उस इंफॉर्मेशन से भी फैक्ट निकाल के आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो अच्छे से इसमें पढ़ना, ठीक है। एक इन्होंने बात कही कि जो हमारी डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, मैंने बताया था आपको डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है। शिक्षा ऊपर ऊपर के व्यक्ति को दोगे आप,
यानी जो अभिजात वर्ग होंगे, जो एलाइट क्लास की जो पीपल्स होगी, सिर्फ उनको शिक्षा देने का उद्देश्य प्रारंभ में था अंग्रेजी गवर्नेंस का, और उन्होंने उस पर काम भी किया। तो एलाइट क्लास को जब हम शिक्षा देंगे तो वहां से रिस कर वो जो शिक्षा है, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब यही होता है कि रिस से नीचे के तबके तक वो एजुकेशन पहुंच जाएगी। यानी आप एजुकेशन किसको देंगे? एलाइट क्लास को आपने एजुकेशन दे दी। किसको? एलाइट क्लास को। एलाइट क्लास को एजुकेट करना था। एलाइट क्लास को एजुकेट करने के बाद जो एजुकेशन होगी वो धीरे धीरे फिर उसके नीचे वर्ग और अंतिम वर्ग तक पहुंच जाएगी। पर इन्होंने कहा 1854 के वुड डिस्पेच रिपोर्ट में ये कहा गया कि साहब भारत अब जो वर्तमान की परिस्थिति बन चुकी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी या डीएफए की थ्योरी पर निर्भर ना रहकर अब हमें शिक्षा का क्या करना पड़ेगा? शिक्षा का इसको व्यापक रूप से और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इस स्तर को शिक्षा के सिस्टम को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि शिक्षा, क्योंकि ये फेल हो गई ये थ्योरी, सच बता आपको बता देता हूँ, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी सही से काम नहीं कर पाई। शिक्षा सिर्फ ऊपर के तबके तक ही पहुंच पाई, नीचे के व्यक्ति तक एजुकेशन रियलिटी में जो उद्देश्य होता था वैसा हो ही नहीं पाया, और एजुकेशन सिर्फ ऊपर ही लोगों के पास गई, नीचे का जो अंतिम व्यक्ति था, जो गरीब व्यक्ति था, जो निम्न वर्गीय व्यक्ति था, वहां तक एजुकेशन पहुंच ही नहीं पाई। इस वजह से फिर शिक्षा के थोड़ा सा उन्होंने कहा कि नहीं, अब डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी पर निर्भर नहीं रहेंगे और शिक्षा को और ज्यादा स्तर पर बढ़ाएंगे। इसी के तहत एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था 1857 में, कहा कि हमें विश्वविद्यालय की स्थापना करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। जब मान लो 100% चांसेस है इस प्रश्न के आने के, अभी कई तरीके से पूछ लिया जाएगा। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास 3 यूनिवर्सिटियां स्थापित, विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। कहाँ? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 जगह यूनिवर्सिटियां स्थापित की गई थी। किसकी सिफारिश पर? 1854 के वुड डिस्पेच रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 जगह विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और क्या सिफारिश की थी इसने? कि महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना है, ठीक है, फीमेल एजुकेशन को बढ़ाने की इसने सिफारिश की गई इसके द्वारा। व्यवसायिक शिक्षा की बात कर रहा है भाई साहब, कृषि औद्योगिक शिक्षा, पर ये बहुत जितना कहा गया उतना होता नहीं था, बस इतना आप याद रखेंगे। अंग्रेज थे, मुख्य स्वार्थ यही होता था कि भारत पे कैसे लंबे समय तक राज्य किया जा सके। शिक्षा का माध्यम हम पढ़ चुके हैं, मेघालय आया तो उसने कहा कि भाई साहब शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी रहेगा, लेकिन ये कहता है कि भाई आप प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दे सकते हैं, ठीक है। और क्या थी इसकी सिफारिश? सरकार, हाँ, पहले मांग तो उठी रही थी महिला एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, लेकिन 1854 के वुड डिस्पेच में गवर्नमेंट के स्तर पर पहली बार महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था। ये सब सिफारिशें इसकी ना 1854 के वुड डिस्पेच रिपोर्ट। कोई जैसे आज भी हमारे यहाँ संविधान में एक लेकर आते हैं, कानून लेकर आते, तो चर्चा होती है, विमर्श होती, फिर वो कानून बनता, फिर उस कानून को लागू किया जाता है। उसी प्रकार ये रिपोर्ट सारी जारी की जाती है, ठीक है। सभी प्रांतों में सार्वजनिक शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी जितने भी आपके अंग्रेजी गवर्नेंस प्रांत होंगे उन सभी में हम एजुकेशनल डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी सार्वजनिक शिक्षा विभाग की हम स्थापना करेंगे, जो शिक्षा को महत्व को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। और क्या था इसका? साथ ही इन्होंने एक और बात कही, सभी जितने भी आपके पब्लिक इंस्ट्रक्शन होंगे, जितने भी आपके सार्वजनिक शिक्षण केंद्र होंगे, इंस्टीट्यूट होंगे, उन सभी में एक निदेशक भी नहीं, डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। साथ में डिप्टी डायरेक्टर्स भी होंगे, स्कूल इंस्पेक्टर की सहायता इन सब करके, जिसकी सहायता के लिए आपके डिप्टी डायरेक्टर होगा, स्कूल इंस्पेक्टर होंगे, जैसे आईएएस होते हैं, आईएएस की सहायता के लिए एसडीएम वगैरह, तहसीलदार होते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने एक खाका तैयार किया गया। तो ये था आपका 1854 का वुड डिस्पेच रिपोर्ट, ठीक है। 1854 की वुड डिस्पेच रिपोर्ट में शिक्षा के 4 पिलर बताए गए, यहाँ से प्रश्न पूछे गए, अच्छे से इनको याद कर लेना, ठीक है। नंबर 1 क्या था, और एक नंबर 2 नंबर डाल देता हूँ पहले, नंबर 3 नंबर 4, ठीक है। किसी भी शासनीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है गांव या नगर, कह लीजिए आप, गांव स्तर होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल की आपको निर्माण करना है, प्राइमरी स्कूल खोलना है गांवों के स्तर पर, प्राइमरी स्कूल, ठीक है।
गांव के स्तर पर हम कौन से स्कूल खोलेंगे, प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। फिर आता है आपके पास एक हाई स्कूल का लेवल, यानी जो तहसील होंगे, कस्बे होंगे, थोड़ी आबादी ज्यादा, जैसे आज के समय में आप समझ सकते हैं तहसील या कस्बा कह लीजिए, ब्लॉक कह लीजिए, इस लेवल पर आपको हाई स्कूल, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल आपको खोलना पड़ेगा। ये अच्छे से याद रखना, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल ओपन किए जाए। ये स्तर याद रखना, ये चार इन्होंने स्तर बताए थे शिक्षा के, एजुकेशन के 1854 की बोर्ड डिस्पैच रिपोर्ट में। पहला था ग्रामीण स्तर पर प्राइमरी स्कूल खोलना, फिर आता है तहसील लेवल या कस्बे के लेवल पर आपको एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल खोलना, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर आपको खोलना है भाई साहब महाविद्यालय स्थापित करना, यानी कॉलेज स्थापित आपको करना पड़ेगा। क्लियर? किस लेवल पर? डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, ये याद रखना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको क्या स्थापित करना है? कॉलेजेस खोलना है। ठीक है, समझ में, जहां पे हायर एजुकेशन की तैयारी अच्छे से कराई जा सके। समझ में आ रहा है इतना? चलो, और मैं बता, फिर इसके बाद एक लास्ट आता है आपके पास, जो जितने भी प्रांत होंगे, जितने भी प्रेसिडेंसी नगर, यानी कि जो थी ना मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता, ये प्रेसिडेंसी थी, जितनी भी आपकी प्रेसिडेंसी वाले बड़े महानगर होंगे, वहां पर आपको यूनिवर्सिटी स्थापित करना पड़ेगी। ये सिफारिश की गई थी। तो इसी जो चौथी आपकी जो सिफारिश है ना, ये वाली जो ये 4 नंबर की जो यूनिवर्सिटी इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, इसी सिफारिश के आधार पर 1857 में 3 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। ठीक है, ये लिखी हुई है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया 1857 की 3 यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई थी, किसकी सिफारिश पे की गई थी, कौन इसका अध्यक्ष था, कौन गवर्नर था, ये सारी चीजें इसमें पूछ ली जाती है। तो ये था आपका 1854 का बोर्ड डिस्पैच रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 1857 में। चलिए कुछ फैक्ट और लिखे हैं 1857। अब देखिए 1857 में जब हमने 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, यहाँ से कभी पूछ लिया गया है, पूछा गया ये प्रश्न, गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो 1857 में गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? कौन थे गवर्नर जनरल? प्रिय विद्यार्थियों, लॉर्ड कैनिंग आपके गवर्नर जनरल थे उस समय। बोर्ड डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर 3 MBA पढ़ चुके हैं। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम 3 विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, इनको किस विश्वविद्यालय के आधार पर तैयार किया जाएगा? तो ये सबसे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये था आपका भाई साहब लंदन यूनिवर्सिटी। याद रखना, किस यूनिवर्सिटी के आधार पर? लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर इन तीनों विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा और डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था होगी, ना कि शोध या शिक्षण। ठीक है, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी कोई शोध शिक्षण नहीं, सिर्फ परीक्षाएं कराना और साथ ही साथ डिग्रियां प्रदान करना हायर एजुकेशन की। ठीक है, और इसी के साथ भारत में आधुनिक उच्च शिक्षा प्रणाली की शुरुआत भी मानी जाती है बोर्ड डिस्पैच रिपोर्ट के साथ ही। किताब समझ लेना। फिर एक आता है 1882 में हंटर आयोग। नेक्स्ट टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन गवर्नर जनरल कौन थे? याद रख लेना, लॉर्ड रिपन। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता या समीक्षा व्यवस्था किसने की थी? इनका नाम आप नोट करेंगे, सर विलियम हंटर। ठीक है, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये एक आयोग बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 1854 का जो बोर्ड डिस्पैच आया था, उसकी ही सिफारिशों का मूल्यांकन करना और प्राथमिक से उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार करना था। हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? 1854 के बोर्ड डिस्पैच रिपोर्ट की समीक्षा करना, मूल्यांकन करना, ठीक है, एवेल्युएशन करना ही इसका उद्देश्य था। और साथ ही साथ प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक की स्थिति में सुधार करने की भी सिफारिशें करना था। इसने कुछ सिफारिशें भी दी थी। देखिए, स्थानीय निकायों को सौंपने, इसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को जन साधारण की शिक्षा माना गया और इसे स्थानीय निकायों को सौंपने की, जो भी हमारी लोकल बॉडीज हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन को सौंप देना चाहिए। क्लियर? माध्यमिक शिक्षा को उसने 2 भागों में बांट दिया था, एक रिलेटिव एंड वोकेशनल। समझ आ गया आपको? चलिए, निजी संस्थानों को बढ़ावा देने की बात कही है। निजी संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट इन एड पॉलिसी लागू की गई है। ठीक है, ग्रांट इन एड पॉलिसी लागू की गई थी। चलो ड्राइंग बना लेता हूँ थोड़ी सी। बड़ा मुश्किल होता है इसे शुरू में चलाना, यूज्ड होना पड़ेगा इससे मुझे।
फिर लिखा महिला शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी इसमें बल दिया गया। अब सभी जितने भी आए होंगे सब फीमेल एजुकेशन की बात करेंगे आगे चलकर। एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें अच्छे से याद रख लेना, हंटर आयोग को इंडियन एजुकेशन कमीशन अथवा हंटर एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? ये लाइन आप इसमें से अच्छे से याद रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाली इंडियन एजुकेशन कई बार पूछी गई है। हंटर आयोग को किस नाम से जाना जाता है, कोई से भी सब फैक्ट दे दिया जाएगा 1882 के लिख के, तो आपको याद होना चाहिए साफ इंडियन एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। क्लियर? चलिए फिर 1882 का समय आता है। 1882 में एक यूनिवर्सिटी और स्थापित की जाती थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ये भी पूछी गई है, लास्ट टाइम भी इससे एक प्रश्न आया था, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। अपने भारत में ये भारत की पंजाब यूनिवर्सिटी की बात नहीं चल रही, जो भी पाकिस्तान के पास जो पंजाब है उसकी बात की जा रही है। वहां पे एक यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख लेना इसमें। लंदन विश्वविद्यालय के जरिए इसको बनाया गया था। फिर आता है 1887 में ये यूनिवर्सिटी स्थापित होती है। आपके पास एक सब शॉर्ट नोट्स में बना लेना, ये सारे के सारे है ना, बाकी यहाँ से पढ़ना, शॉर्ट नोट्स निकाल लेना। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, इसका नाम याद रखना साहब, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, निर्माणकर्ता कौन थे, किसने ये बनाया था? सर विलियम मुइर। ये पूछा गया इनका नाम, सर विलियम मुइर। ये कई बार मिलाने को प्रश्न दिया जाएगा, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, सर विलियम मुइर। ठीक है, उस समय भारत के पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, संस्थापक भी माना जाता है। ये भारत का 14वां विश्वविद्यालय था। इसने पहले कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए थे। इसकी संरचना भी लंदन विश्वविद्यालय के अंदर हुई। परीक्षा डिग्री तक देना, शांति निकेतन। फिर 1901 में सरकार नहीं करती, एक आपने रविंद्रनाथ जी टैगोर का नाम सुना होगा, वह 1901 में बंगाल के बीरभूम जिले में, ये पूछा गया प्रश्न, किस जिले में था शांति निकेतन, किस राज्य में? तो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक जिला है, वहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं, जिसे हम शांति निकेतन, आपने कई बार नाम सुना होगा, बचपन में इसके विषय में पढ़ा है। इसका एक मुख्य उद्देश्य आप लिखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रकृति और जीवन से जोड़ना। किसको? एजुकेशन ऐसी हो, इसलिए वहां के खुले में पढ़ाई हुआ करती थी। प्राकृतिक भारतीय परंपराओं, प्रकृति और जीवन से जोड़ना होता था। और दूसरी एक चीज मैंने अभी आपको बताया जस्ट, भारतीय परंपराओं और संस्कृतियों पर आधारित एजुकेशन दी जाएगी। कुल एक तरह की गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी, जिसके गुरु संस्था फाउंडर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब हुई थी स्थापना? 1901 में। इसको भी आप लिख लीजिए। ये खुली प्रकृति के बीच में कक्षा होती थी, भारतीय कला संस्कृति और साहित्य का विशेष महत्व दिया जाता था। ठीक है, भारतीय कला संस्कृति और साहित्य को विशेष स्पेशल एम्फेसिस इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर। ठीक है, विद्यार्थियों में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और मानवता की भावना विकसित करने पर जोर दिया गया। महत्व क्या है? अब देखो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे पूछा गया है कई बार, और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और यहाँ से पूछने की संभावना बनती है। विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये अभी जो वर्तमान में जाना जाता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय बना कब? 1921 में। शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय का बना, ये यूनिवर्सिटी है वर्तमान में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये कब बना? 1991, जिसे बाद में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था। क्लियर? अच्छे से याद रखना ये वाली डेट। और फैक्ट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट पूछा गया है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ही एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके कुलपति जो होते हैं, जिसके चांसलर जो होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अन्यथा वैसे सभी चांसलर हमारे सभी राज्यों के राज्यपाल होते हैं, परंतु विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी ये पूछ लिया जा सकता है, इसलिए अच्छे से याद रखना। इसे राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनाया गया? 1951 में। फैक्ट याद रख लेना, ये फैक्ट पूछे जाएंगे। शांति निकेतन को केंद्रीय यूनिवर्सिटी कब बनाया गया? 1951 में बनाया गया। ठीक है, कुलाधिपति, इसके चांसलर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और उप कुलाधिपति को नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये भी आप देख लेना, ये पूछे जाए ऐसे फैक्ट। फिर एक आता 1921, सिमला समझौता क्या होता है? 1901 में गवर्नर जनरल, एक मिनट, चलिए वापस आते हैं ना।
1901 में शिमला सम्मेलन में ही भारतीय शिक्षा का श्वेत पत्र जारी हुआ था। देखिए 1901 का जो शिमला समझौता होता है ना, इसे कहा जाता है, ये नीचे चल लिखा भी हुआ है, यहीं पे लिखा हुआ, एक मिनट, एरो की साइज बढ़ाना पड़ेगा, मुझे दिखता नहीं है एरो की। चलिए, अब आपको भी लग रहा होगा समझने वाली चीजें ज्यादा है, लेकिन एक बार रिवीजन तो हो ही जाएगा आप इसी बहाने क्लास के बहाने, है ना। क्लास में कुछ चीजें जल्दी याद होती है, कोई देख के समझ आता है। तो भारतीय शिक्षा का इसे श्वेत पत्र कहा जाता है, व्हाइट पेपर ऑन इंडियन एजुकेशन इसे कहा जाता है। 1901 के शिमला समझौता का कहा जाता है। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इस समय आप देख लीजिए, गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए शिमला में एक शिमला सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में शिक्षा सुधार की दिशा तय करना। शिक्षा से रिलेटेड तो शिक्षा सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ जो सिफारिशें जो इसकी कुछ सिफारिशें की गई है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का आधार बनती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना, ठीक है। किस अधिनियम की सिफारिशें जो है आपकी आधार बनती है? तो वो रहा आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 की आधार बनती है। ये लाइन इसमें अच्छे से आप याद रख लेना। और यानी औपचारिक आधारशिला, बस यही सारी कुछ चीजें आप पढ़ लेना, इस पे पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन ये उतना सफल नहीं हुआ शिमला सम्मेलन, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था। ये इसमें लाइन याद रख लेना, पर मुझे नहीं लगता ऐसे पूछेंगे, पर फिर भी आप इसमें याद रख लेना। फिर आता है 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय, 1904 सिफारिश के आधार पर। देखिए 27 जनवरी 1909 को भारतीय विश्वविद्यालय में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको इग्नोर नहीं करना अपन को, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है, इसमें लगभग आप 3 स्टार लगा लीजिए। आ गया तो 5 लग जाएंगे, ठीक है। 27 जनवरी 1909 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे थॉमस रेले साहब। इसलिए इसे रेले आयोग भी कहा जाता है। आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का मूल्यांकन करना और सुधार देना, ठीक है। वही सारी चीजें, विश्वविद्यालय की खामियों को दूर करना, डिग्री प्रदान करने की प्रक्रिया प्रणाली की समीक्षा करना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुझाव देना। इस आयोग में पहले इसमें 2 नाम भी होगा, आप इसमें अच्छे से याद रखना। एक था सैयद हुसैन बिलग्रामी का, ठीक है। कौन है? आपके हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी साहब, और दूसरे गुरुदास बनर्जी। इस नाम अच्छे से, ये 2 नाम अच्छे से आप याद रख लेना, ठीक है। गुरुदास बनर्जी एंड सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है। इस आयोग के अंदर सदस्य थे, एक ही सदस्य थे, अच्छे से इसमें याद रख लेना। हाँ, इसने कुछ यूनिवर्सिटी की मांग को, उस समय कुछ और जगह की यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग की जा रही थी, जैसे कि आपके अलीगढ़ है, ठीक है, अलीगढ़, बनारस, ढाका, पटना, रंगून और नागपुर। ये स्थापित होती है बाद में, ठीक है। ये भी यूनिवर्सिटी आगे बनेंगी। 1716-18 का जो समय होता है वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटियां बन जाती है, पर पहले इन्होंने मांग को खारिज कर दिया गया था इस आयोग में। फिर आता है 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अभी हमने बात की थी शिमला समझौता की, वहां पे उसकी जो सिफारिश है उसके आधार पर एक अधिनियम लाया जाता है 1904 में, जिसे हम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 कहा जाता है, ठीक है। रेले आयोग की सिफारिश पर और उसकी सिफारिशों पर यह आता है, दोनों का याद रखना। लागू किसने किया था? ये नाम याद रखना भाई साहब, लॉर्ड कर्जन था, ये गवर्नर जनरल थे उस समय के। इसमें विश्वविद्यालयों की संख्या जो थी वो सीमित कर दी गई। सरकार को कुलपति नियुक्त करने का अधिकार, सरकार को चांसलर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। 2 शब्द इसमें आप अच्छे से याद रख लेना, एक है आपका सीनेट और एक है आपका सिंडिकेट की शक्तियां घटाकर उनकी जगह सरकार के सदस्यों को नियुक्त करके प्रभाव बढ़ाया गया था। तो ये आपको 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में सबकी लिस्ट बना लेना। शॉर्ट में फैक्ट बहुत ज्यादा है, यूनिट में आपको फैक्ट ही याद करना पड़ेगा, यहीं से प्रश्न सीधे बने। 1905 में फिर एक पूषा कृषि अनुसंधान की स्थापना होती है। गवर्नर जनरल को 1905 में ही आपके पास बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी होते हैं वे 1905 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करते हैं कि हम पश्चिमी शिक्षा में हम अपनी भारतीय शिक्षा बढ़ाएंगे, इसी अपने भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक शिक्षा के आधार पर। तो 1905 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है बंगभंग आंदोलन के पास। ये चल लिखा भी हुआ है, बंगभंग का इसमें दे भी दिया है। बंगभंग आंदोलन यानी जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संस्कृति, राष्ट्रवाद और तकनीकी शिक्षा पर आधारित शिक्षा प्रणाली प्रदान करना, ठीक है। फिर इसी के आगे चलकर इन्हीं लोगों ने
जादवपुर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है जो कलकत्ता में आती है आपके पास, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1906 में की जाती है। इसका ईयर लिख लेना 1906, जादवपुर यूनिवर्सिटी का ये लिखी हुई जादवपुर यूनिवर्सिटी 1906, ठीक है। मैं ईयर नहीं लिखा, 1906 में इसकी स्थापना की जाती है जादवपुर यूनिवर्सिटी बंगाल के अंतर्गत। ये अलग से लिख लेना आप 1906 में। किसके द्वारा की जाती है? तो क्रांतिकारियों द्वारा, राष्ट्रीय चेतना के क्रांतिकारियों द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिर आता है 1913 की शिक्षा नीति संबंधी कुछ संकल्प आया था, जिसमें सरकार ने अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत नहीं स्वीकारा, लेकिन निष्पक्ष और व्यापक प्राथमिक शिक्षा का समर्थन किया गया था। फिर आता है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी बनाया जाए। सिंपल हाँ, इसकी एक जो इम्पोर्टेंट है, एक मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ये वाली लाइन आप ले लेना। हर प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ये 1913 में शिक्षा संबंधी एक सरकारी संकल्प आया था, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 1913 के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। विश्वविद्यालयों को सिर्फ परीक्षा केंद्रों की तरह नहीं बल्कि शिक्षण केंद्र के रूप में भी यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसी के आधार पर 1916 में 3 यूनिवर्सिटियां स्थापित की गई। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, रिपीटेड है, कहीं बाहर पूछा गया है ये प्रश्न यहाँ से। उन्नीस सौ 16 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां स्थापित की गई थी, क्रोनोलॉजी में मिलाने के लिए दे दिया जाएगा, 5 यूनिवर्सिटी दे दी जाएंगी, फिर उनसे पूछा जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी और एसएनडीटी। पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा था आपका? फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी है। इसके संस्थापक कौन थे? दंडी केशव कर्वे, ठीक है, महात्मा दंडी केशव कर्वे। ये गलत है सर, हाँ इनको दंडी केशव या दोंडो केशव कर्वे कहा जाता है इनको। मैसूर यूनिवर्सिटी 1916 में कृष्णराज वडियार चतुर्थ उस समय के महाराजा थे मैसूर के, उन्होंने की थी, और साथ में उनके दीवान जी का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया, याद रखना। बनारस स्थित मदन मोहन जी, ये कई बार इस बार भी पूछा गया था, बीएचयू का संस्थापक पूछे गए थे आपसे 2000 अभी जून वाले एग्जाम में। ये बहुत हॉट टॉपिक है, ये मान के चलिए आपसे कोई सी भी एक यूनिवर्सिटी से पूछ ली जा सकती है, तो आप 5 स्टार लगा लीजिए इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया आपको? समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और क्या क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं। 1917 का शेड्यूल आयोग आता है। 1917 में शिक्षा सुधार करने के लिए गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड ने शेड्यूल आयोग की स्थापना करते हैं। अध्यक्ष कौन थे? माइकल शेड्यूल थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, याद रखना, ये कई बार पूछा गया। शेड्यूल आयोग किस लिए लाया गया था, ये पूछा जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की अध्ययन करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो 1917 में शेड्यूल आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। इसने बहुत सारी सिफारिश दी थी, एक इसने फॉर्मूला दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इस सिफारिश का 10+2+3, ये एजुकेशन का इसने फॉर्मूला दिया था, ये लिखा है। देखिए 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद विश्वविद्यालय से स्नातक आपकी जो कॉलेज एजुकेशन है वो 3 वर्ष की आपके पास करने की बात की गई थी, ठीक है। डिग्री कॉलेज इसने एक और बात कही, शिक्षकों का जो चयन होगा वो विशेष चयन आयोग के द्वारा किया जाएगा। ऐसे नहीं किसी भी शिक्षक को पढ़ाने, पहले एक आयोग होगा, वो शिक्षकों को चयन करेगा, वो फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसने माध्यमिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा का पृथक्करण किया, दोनों अलग अलग किया, 10+2+3 फॉर्मूले एक साथ नहीं, 10+2+ यानी पहले 12 वर्ष की शिक्षा, फिर 3 वर्ष की हायर एजुकेशन, ये इसने डिवाइड किया था, ठीक है। 2 प्रकार के पाठ्यक्रम लगाए गए थे इनमें, एक था आपका ऑनर्स कोर्स और एक था आपका पास कोर्स। ये इसी की सिफारिश, ऑनर्स कोर्स एंड पास कोर्स, अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। शेड्यूल आयोग के अंतर्गत लाई गई थी। तो ये थे आपके सारे के सारा आज कवर हो चुका है। अब पढ़ेंगे, मिलेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे का और जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और जो अभी तक आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए वो जुड़िए, और अन्य विद्यार्थियों को भी हमसे संपर्क कराइए, ताकि वो भी एक अच्छी व्यवस्था के साथ
एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं सभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खूब मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद सभी साथियों को।